नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। आपने बीते 12 साल में कभी ऐसा देखा या सुना है कि मोदी जी ने मीडिया की किसी भी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया? देश की मीडिया ने कोई भी खबर दिखाई, पढ़ाई और मोदी की सरकार ने उसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की? नहीं ना। ये सब तब हुआ जबकि गोदी मीडिया ने मोदी को इंडिया का बाप बनाने का प्रयास किया, इंडिया के पापा घोषित किया। मोदी के झाल मूड़ी पर गोदी मीडिया झूमा और मोदी की मेलोडी टॉफी पर ताताथैया किया। मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पाले। लेकिन मोदी ने मीडिया के किसी भी खबर को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक 17 साल के बच्चे ने वो कर दिखाया जो 200 साल की मीडिया बीते 12 वर्ष में नहीं कर सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सार्थक सिद्धांत की। इस छोटे से बच्चे ने मोदी और मोदी जी के सिस्टम को पानी पिला दिया। सार्थक सिद्धांत ने मोदी की सत्ता, सीबीएसई और क्वेम्ट एडुटेक के बीच के नेक्सस को नंगा करके रख दिया। नंगा हुआ मोदी का ये सिस्टम जब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो उठा तब मरता क्या न करता की तर्ज पर खुद को ढकने के लिए सक्रिय हो गया। आनन फानन में मोदी के सिस्टम को सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तुरंत हटाना पड़ा। सार्थक के तथ्यों के आधार पर ओएसएन सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति भी गठित करनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि सार्थक सिद्धांत ने ऐसा क्या कर दिया जो मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। वेदांत श्रीवास्तव ने जब कापी जांच में खामियों को उजागर किया और सिस्टम उसे पाकिस्तानी करार देने में जुट गया, तब सार्थक ने एक विस्तृत ब्लॉग के माध्यम से सबूत पेश किए कि कैसे सीबीएसई ने क्वेम्ट एडुटेक नाम की कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए और नियमों में बदलाव करने के लिए टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया। सार्थक के दस्तावेज और तस्वीरों वाले ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और इसे राहुल गांधी ने गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार को घेरा और अंत में मोदी सरकार को घुटने पर आना पड़ा। इतना ही नहीं, सार्थक को शिक्षा संसदीय स्थायी समिति ने सबूत पेश करने के लिए संसद के अपने दफ्तर में बुलाया। सार्थक जब संसद में पहुंचे तो बॉडी लैंग्वेज देखते ही बनी। आप भी देखिए 17 साल के इस बच्चे की संसद में बॉडी लैंग्वेज। सार्थक ने यहाँ संसदीय समिति के सामने देश के सांसदों को लाइव दिखाया कि किस तरह देश के साथ गद्दारी और देश के भविष्य के साथ जालसाजी की जा रही है। सार्थक ने दिखाया कि बोर्ड ने अपनी निविदा प्रक्रिया में पात्रता और तकनीकी आवश्यकताओं में बार बार बदलाव किए, जिससे क्वेम्ट कंपनी को अनुचित लाभ मिला। सार्थक ने 7 पन्नों के प्रेजेंटेशन में दावा किया कि टेंडर दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर कम से कम 15 विसंगतियां सामने आई। इसमें ब्लैक लिस्टिंग, वित्तीय योग्यता और पात्रता से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव शामिल हैं। सार्थक ने स्पष्ट कर दिया कि वे डिजिटल मूल्यांकन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बोर्ड को इसे लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर ट्रायल या पायलट रन करना चाहिए था। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में तकनीकी खामियों के कारण छात्रों को धुंधली या अधूरी उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन प्राप्त हुए। सार्थक के इस कदम के बाद अब संसदीय समिति ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और सीबीएसई अधिकारियों से जवाब तलब किया है। लेकिन सवाल वही है, क्या सत्ता के बगैर कोई सिस्टम इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकता है? इस्तीफा शिक्षा मंत्री का मांगा जा रहा है, तो फिर महज 2 अफसरों के ट्रांसफर मात्र से क्या ही होगा? क्या अफसरों का ट्रांसफर शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए किया गया? फिलहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। यह जवाबदेही नहीं, यह कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है,
शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं है जो यूं ही भुला दी जाएं। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है और एक समिति गठित करी गई है जो ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पर तफ्तीश करेगी। ये कोई मास्टर स्ट्रोक या बड़ी खबर नहीं है जो मीडिया के चरण चुंबक आपको बता रहे हैं। ये धूल झोंकी जा रही है आपकी आंखों में। ये सारी कवायद धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की है। असल में सवालों के जवाब से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री की शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है उनकी जवाबदेही है। तो ये छोटी उंगली का छोटा नाखून काटकर बचने की कोशिश ना की जाए। ये कुछ बाबुओं की शहादत का ड्रामा यहां पर ना किया जाए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, बर्खास्तगी उनकी होनी चाहिए। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि ओएसएम इतना अफरी तफरी में क्यों लागू किया गया। सवाल पूछा जाएगा जब ट्रेनिंग नहीं थी तो ओएसएम को क्यों लगाया गया। कोएम्ट एड्यूटेक जैसी टेंटेड कंपनी को जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी उसको टेंडर कैसे दिया गया। और इस सब का जवाब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा, जो जवाब अभी तक वो दे नहीं पा रहे। और एक पते की बात यहां पर बतानी जरूरी है, चाहे वो ओएसएम की धांधली हो, चाहे वो जैसे कॉपीज आ रही हैं जिसमें धुंधला धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे ये पता चल रहा हो कि सीबीएसई की वेबसाइट को कैसे हैक किया गया, चाहे ये पता चल रहा हो कि कैसे सीबीएसई ने अपने नियम बदलकर कोएम्ट एड्यूटेक को ये टेंडर दिया। ये जानकारी सरकार ने और मंत्रालय ने नहीं दी है। ये जानकारी हम सबके सामने आई है क्योंकि सीबीएसई का क्लास 12वीं के होनहार छात्र, चाहे वो सिद्धांत सार्थक हो, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो वेदांत हो, इन लोगों ने सच बयां किया। इन लोगों ने सरकार की कलई खोलकर रख दी। और आज भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के सामने जब सिद्धांत सार्थक ने आके प्रेजेंटेशन की तो वो सरकार ने नहीं कराई। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के जो चेयरपर्सन हैं वो दिग्विजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने सिद्धांत को बुलवाया और उसने बताया कि कैसे कैसे सीबीएसई ने अपने नियम और कानून बदले और कोएम्ट एड्यूटेक नाम की एक कंपनी को ये टेंडर दिया गया और उसके बाद ये सारी धांधली हुई। खैर जो भी हो, ये बड़ी खबर नहीं है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए बाबुओं की शहादत मत दिखाइए। अगर आप सीरियस है बच्चों के भविष्य के लिए तो एक नाकारे मंत्री को तुरंत बाहर। My name is Sarthak Siddhant. I'm a class 12 student. I just graduated class 12 this year, and I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE, and I have uploaded it and I have published it, and I have just compared both of them, and I found some discrepancies, and yes, that's pretty much. I would like to highlight 3 or 4 of them. The first, let me give a background about Coemt. I think we all have a background about Coemt, that Coemt was named as Globalina, and they have a very shady background. 23 students killed themselves because of Coemt. Now we have that clear. I'd like to tell you about RFP. RFP is request for proposal, and what happens is basically that the government issues a tender. CBSE is a government entity. It issued a tender. It issues a tender and it asks the bidder to bid for it. CBSE issued this tender 3 times. There were 3 different RFPs. The first was totally wiped off. The first was wiped off the GEM portal and everywhere. The second one I could find, and it was 4 bidders applied and all of them were failed in the technical evaluation. Coemt and TCS happened to have been in them. On 28th August, CBSE releases another tender, and Coemt Edutech scores that tender. And I have compared both these tenders, these old RFP and the new RFP, on the 2nd May and the 28th August, and I found some discrepancies which I like to share. The first discrepancy is that in the old tender there were 3 clauses of poor performance, that the service the service provider, which happens to be Coemt, would be disqualified if they have poor performance. But in the new RFP, it was totally wiped out. The second clause I'd like to point out was a blacklisted loophole. In the earlier RFP, there was a clause called blacklisted earlier. It was called blacklisted earlier. In the new RFP, it was changed to blacklisted currently. Why would the board want why would the board want a service provider which had been blacklisted earlier? The third thing I found out was the 50 crore limit which you needed to qualify.
and it was like a 50.86 crores limit. 50 crore limit, and Coem qualified that by 1.7%. Sri Info Solutions in the pre-bid clarifications asked CBSE to lower it down, but CBSE did not lower it down. Then there are changes of like CMMI levels, like how CMMI level was changed from 5 to 3. The time frame was also changed. Like the time frame of corrupt practices were halved. Collusion was made easier. Then there were project criteria changes. All this show a pattern. It shows a pattern that TCS, which is an industry giant, was not preferred. But Coemp was preferred. Coemp is works with a very fragmented group of institutions, and Coemp was preferred over TCS. And all of this shows that CBSE, like all of this points to the fact that CBSE rewrote the rules to favor Coemp EduTech.